जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी लोग लगभग जानते होंगे। साथ ही साथ जितने राष्ट्रवादी लोग हैं वो लोग जानते होंगे, पक्ष और विपक्ष के साथ भी नेता जानते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने अपने मेहनत से और बेवाकी से जो है अपना मुकाम हासिल किया, और इसी वजह से जो है इनका पका हुआ बाल जो है हमें ये गवाही दे रहा है कि इन्होंने कितना मेहनत किया है। बिहार की राजधानी पटना में है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और खासतौर से आपसे और आपके साथ में प्रोफेसर साहब से और इन सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और मनीष भाई, आपको कौन नहीं जानता, और आप जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर एक, जैसे कह सकते हैं, पत्रकार तो मैं नहीं कहूंगा, एक क्रूसेड करना, एक मुहिम चलाना, वो बड़ा मुश्किल काम है। और बिहार में तो ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ तो बाहुबली शब्द भी जो है वो बिहार नहीं दिया है। तो उस सब के बीच में राजनेताओं में भी बाहुबली हैं, आपकी विधानसभा में भी हैं, सड़क पर भी हैं, उसके बीच में आप इतनी बेबाकी से बोलें, बिना डर के बोलें, ये बड़ी बात है। मैं तो आपको एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आपका बाल पका हुआ है, 30 रुपया में जो है बाल कलर करने वाला जो है वो आ जाता है, आप बाल कलर क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते रहते हैं नहीं, अक्सर। उनसे पूछिए कि बाल के काले हो जाने से क्या होने वाला है। बाल सफेद हैं, ये कुदरत का नियम है। अब कल अगर 70 साल के हो जाएं तो कोई टॉनिक ऐसा बता दे जिससे आप 40 साल के लगने लगे। तो बाल सफेद होना इस बात की भी गवाही है कि कम से कम जो है जवानी खपाई है किसी काम में। तो बाल सफेद होना प्राउड की बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और हम कोई शादी की उम्र में नहीं है जो लड़की देख रहे हो तो बाल जो है रंगा रंगा के जाएं। जो लोग बाल रंगते हैं उन्हें अपने ऊपर कम विश्वास होता है, अपने बालों पे ज्यादा होता है। बाल पे और कपड़ों पे विश्वास करने वाले लोग जो है अपने पे नहीं होता। बाल है सफेद है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं बात पे, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में कल आपका कार्यक्रम है, ये जी, किस विषय को लेके? देखिए, अब ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बुलाया है, अब क्योंकि हमारे साथी ओम यादव जी जो हैं, हम्म। उन्होंने मुझे कोई विषय बताया नहीं है। हम्म। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कार्यक्रम कोई भी हो और विषय कोई भी हो, मुझे अपनी बात कहनी हम्म। है। इसलिए मैं अपनी बात कहूँ, हम्म। उसमें बिहार के बारे में भी बात कहूंगा और देश में जो मुद्दे हैं उन पे भी बात कहूंगा। अभी संभल का मामला चल रहा है, उस पर भी कहूंगा। हज पे भी बात करूंगा। मैंने सुना है कि यहाँ एक एयरपोर्ट है, और मुझे आपने रास्ते में बताया कि 8वें नंबर का बिजी एयरपोर्ट है, पूरे और भारत उसमें पूरे भारत में में रनवे जो है छोटा है इतना रनवे छोटा है। अब रनवे इसलिए छोटा है कि वहां हाजी जी खड़े हुए हैं सामने। तो भाई कहने कहने का समझ में नहीं आया मेरा कि अगर रनवे को हाजी जी 2024 के भारत में रोक रहे हैं तो हाजी जी को हटाना जरूरी है या रनवे को हटाना जरूरी है, ये सरकार तय करे। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मुजफ्फरपुर के सिलसिले से बहुत सारी चीजें, खुदीराम बोस का यहाँ से एक संबंध है वो भी है। और ये भूमिहारों की जमीन कहलाती है। अब भूमिहार जो है एक दबंग कम्युनिटी है। और क्या वजह है कि इतने एक बिहार के अंदर ऐसे ऐसे जोकर आपने पैदा किए हैं कि कमाल ही है भाई मेरे। कोई आदमी विधानसभा में कैसे लड़के लड़की को रहना चाहिए रात में और सुबह क्या करना चाहिए, कोई योगा ज्ञान दे रहा है, कोई भैंसे पे बैठ करके राह चलाने का ज्ञान दे रहा है। अब ये एक ऐसी धरती है जहां से इतना ज्ञान, इतनी सब कुछ चीजें हुई। तक्षशिला यहाँ जिन्हें क्या क्या यहाँ पे थी, तक्षशिला यहाँ थी या क्या थी? विक्रमशिला और विक्रमशिला और नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को आपने दिया। दुनिया में 3 विश्वविद्यालय बना, तीनों विश्वविद्यालय जो है बिहार के ही राजा ने बनवाए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो तक्षशिला बनवाया पाकिस्तान में, मतलब कि यहीं के शासक ने बनवाया, मगध के शासक नहीं बनवाए। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। विक्रमशिला और नालंदा बिहार में है, और तक्षशिला अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला मैं गया। वही तो कह रहा हूँ कि उस दौर में जब विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था पूरी दुनिया को, तो बिहार ने तो दिया। बिहार ने दिया। आज उस बिहार की ये स्थिति ऐसी क्यों है कि बिहार का नाम लोकतंत्र की जननी वैशाली, सब कुछ है। मैं और फिर वैशाली में एक जगह था लिच्छवी, जी, जिसका नाम जो है मुजफ्फर खान के नाम पे 1885 में बदल के मुजफ्फरपुर कर दिया गया। वहीं पे आपका कार्यक्रम। मैं समझ गया, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो मुद्दे होने चाहिए थे, जिससे सिविलाइजेशन, जिससे आपकी जो सभ्यता है उसकी पुनर्स्थापना की बात होनी चाहिए थी, तो वो तो बात नहीं हो रही। कोई सड़क बनाने पे आ रहा है, कोई दूध बांट रहा है, कोई शॉल बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई राशन फ्री दे रहा है। हम इतनी महान सभ्यता के लोग 2-2 रुपए किलो चावल में 1 महीने की बिजली फ्री में बिक रहे हैं, तो कभी हमें अपने ऊपर शर्म नहीं आई?
अपने होने पे कभी हमने धिक्कार नहीं दिया कि हम इतनी बड़ी सभ्यता के लोग, आज आपके बारे में कोई छोटी बात कह दे आपके मान सम्मान को बड़ी चोट लग जाती है। लेकिन कोई ये कहे कि भारत के लोग वोट जो है वो 2 महीने की बिजली फ्री देने पे दे देते हैं, पानी फ्री पे दे देते हैं, तो हमसे बड़ा कोई भिखमंगा है? हम राजा को चुनते वक्त हम ये देखते हैं कि कौन हमें क्या बांट रहा है, और हर पार्टी आपको खरीद रही है, दूसरों को नहीं खरीद रही। जिनको हमको ये बताया जा रहा है कि वो बड़े गरीब हैं तब भी नहीं बिक रहे। तो हमें अगर कोई शत्रु है भी हमारा, तो उस शत्रु से हमें सीखना चाहिए कि क्या कारण है। इकोनॉमी में हमारा रोल, आर्मी में हमारा रोल, पुलिस में हमारा रोल, तब भी हम सबसे सस्ते में बिक रहे। क्या क्या समस्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से इस्लामिक आतंकी ग्रुप हमास ने जो बर्बरता की है इजराइल में, और वहां जो युद्ध हो रहा है, वहां बहुत सारे फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और भारत का फिलिस्तीन के साथ एक स्टैंड रहा है। अगर भारत सरकार ये मानती है कि फिलिस्तीन के साथ सिलसिले से भारत का अपना एक रुख रहा है और उनके साथ खड़ी है, तब भी भारत की सरकार ने मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वहां बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ पहुंचाया है। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि विश्व के किसी कोने में भी हिंदू को उसके हिंदू होने या सनातनी होने के कारण उसकी हत्या या अत्याचार हो रहे हो, तो केंद्र सरकार को उसी तरीके से मानवीय सहायता के नाम पर बांग्लादेश में अपने लोगों को भेजना चाहिए, ताकि उनकी जान माल की रक्षा हो, उनको रसद मिले, और ये उन्हें पता चले कि पूरे विश्व में एक ही देश है भारत, जहां सनातनी हिंदू रहते हैं। अगर उनके ऊपर कोई संकट आएगा तो जो सनातन की जड़ है वहां से उनके लिए मदद पहुंचेगी। मेरा मानना है कि बांग्लादेश के अंदर सरकार को वैसा ही करना चाहिए जैसे फलस्तीन में उसने रसद पहुंचाई। मथुरा कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए, मथुरा तैयार हो ना हो, मैं मथुरा के तैयार होने से ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि ये समाज 42,000 सनातनी हिंदू परंपरा के आस्था के केंद्रों पर 1991 में आपके विपक्ष के नेताओं की मिलीभगत से, जो आज हिंदुत्व की ठेकेदारी लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनकी सहमति से एक कानून बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसमें 42,000 मंदिरों के ऊपर यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश की गई है, और वो 42,000 मंदिरों में किसी के अंदर मजार है, किसी के अंदर मस्जिद है, उनका पूरा स्वरूप बदल दिया गया है। मैं सिर्फ मथुरा की बात करूंगा, अधूरी बात होगी। ये 42,000 मंदिरों से इस कानून को निरस्त किया जाए, और सनातनी हिंदू सभ्यता के जितने भी मंदिर हैं उसमें आपका जन्मभूमि भी है, उसमें भोजशाला भी है, उसमें संभल भी है, ऐसे तमाम मस्जिदों को सरकार हिंदुओं की किसी संस्था को सौंपे, और ये उनको मिलना चाहिए। हम एक लेंगे 500 साल के बाद, फिर दूसरा लेंगे 5,000 साल के बाद, सभ्यताएं ऐसे नहीं जीवित रहती हैं। समाज को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो वो हमारी सभ्यता के पुनर्स्थापना की चीज है, ये कोई मंदिर का मामला नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि राम मंदिर या कृष्ण जन्मभूमि, इनको जब आप हिंदू मुस्लिम में लाते हैं तो बात छोटी हो जाती है। मैं कह रहा हूं सनातनी हिंदू सभ्यता के पुनर्स्थापना का दौर है। अगर राम मंदिर 500 साल के बाद दोबारा से पुनर्स्थापित हो सकता है, तो नालंदा को भी किया जाना चाहिए था, और वो किया। इसलिए हर मंदिर जो है वो सनातनी सभ्यता का प्रतीक है। इसमें कोई अगर मगर किसी पार्टी, किसी संगठन की ठेकेदारी नहीं है कि हमें 3 दे दो और बाकी दे दो। हम भिखारी नहीं है कि हमें 3 दे दो, हमारे 42,000 हैं, हम ताकत से लेंगे, संविधान से लेंगे, और संविधान के पीछे 1.82 करोड़ हिंदुस्तान का लोग जब खड़े हो जाएंगे तो सरकार भी सुनेगी और कोर्ट भी सुनेगी। ये अलग अलग, आज ये मिल गया इस पे कुछ, आज वो मिल गया उस पे कुछ, ये दावेदारी, ये समझौता जो लोग कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के सनातन सभ्यता के। बिहार में एक बहुत बड़ा समस्या है सीमांचल। सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज। किशनगंज में पहले 14% यादव की जनसंख्या थी। जैसे जातीय जनगणना की बात ये विपक्ष बार बार करता है, और बिहार के लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चे करते हैं। आज जो है किशनगंज में उस यादव जाति की जनसंख्या घट के 6% हो गई है, और हिंदुओं की जनसंख्या वहां 30% से कम हो गई है। पूरे सीमांचल क्षेत्र में हिंदू जो है 50% से कम हो गए। इसको कैसे, ये डेमोग्राफी चेंज को कैसे रोका जाए? देखिए, 2 चीजें हैं। एक बात में तो मैं कहता हूं कि जो समाज की जिम्मेदारी है वो भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग इलीगल रहे, 6 करोड़।
अब अगर 6 करोड़ इलीगल रह रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का और सिस्टम का एक हिस्सा है, तो सरकार क्या कर रही है? इस देश में 500 से ज्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं। ये देश ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इस्लामिक स्टेट बन चुका है। इस देश में संविधान की दुहाई देने वाले लोग, सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले लोग ये नहीं पूछना चाहते हैं, और ये सवाल सनातनी हिंदू को पूछना चाहते हैं कि जब ये देश सेकुलर हो गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हो भी गया सेकुलर, अगर ये सेकुलर है और सब बराबर हैं, तो मेरा सवाल ये है, फिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है, फिर हज बोर्ड क्यों है? ये क्यों है भाई? जब सब बराबर है, सबको स्पिन मिलेगा, तो फिर सच्चर कमीशन का 3,500 करोड़ का बजट इसलिए रखा गया है कि कोई मुसलमान लड़का लड़की अगर आईएएस और पीसीएस में जाना चाहता है तो उसकी तैयारी के लिए सरकार 1 लाख रुपया देती है। तो क्या ब्राह्मण का लड़का, ठाकुर का लड़का, यादव का लड़का, दलित का लड़का, उसको जरूरत नहीं है? तो ये इस देश में संविधान की आड़ के अंदर जो पाप हुए हैं, उन पापों को निरस्त होना चाहिए। पहले तो इस देश के अंदर 1976 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन के तहत आपने सेकुलरिज्म सोशलिज्म को डाला। तो जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, संविधान तो बनते ही बदल दिया गया। इसी संविधान में डॉक्टर अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद की दोनों के मंत्रणा के बाद उसमें 22 चित्र डाले गए। जिस संविधान के पहले पृष्ठ पर वी जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वहां उस नंदी की तस्वीर बनी हुई है जो ज्ञान व्यापी के सामने बैठा हुआ है पिछले 4.5 साल से। हमारी सभ्यता को जिस तरीके से संविधान में अंबेडकर जी ने और राजेंद्र प्रसाद ने डाला, उसको उस वक्त की सरकार ने हटा दिया। तो सवाल यह है कि आपने उसे हटा के 1976 में तो आपने उसकी मूल आत्मा जो प्रियम्बल होता है उसमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। प्रियम्बल अक्षुण होता है, वर्जिन होता है, लेकिन हमारे देश में तो आपने उस प्रियम्बल के अंदर भी आपने दखल दे दिया। मेरा कहना यह है कि संविधान लोगों की सुविधा के लिए नहीं है कि किसी पार्टी को यह सुविधा हुई तो उन्होंने ये डाल दिया, इस पार्टी को यह सुविधा हुई इसने डाल दिया। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सनातनी हिंदू आज भी 2 रुपए किलो चावल, 1 महीने की बिजली फ्री दे रहा है, कोई साड़ी दे रहा है, कोई चप्पल दे रहा है, कोई जूता दे रहा है, और हम उस पर राजा चुनते हैं। अपनी बेटी के लिए हम जब वर ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं, तो पता नहीं कितने गोत्र देखते हैं, कितना पुरुषार्थ देखते हैं, लेकिन इस देश के लिए जब आप दूल्हा चुनते हैं तो आप 2 रुपए किलो चावलों में बिक जाते हैं मेरे। तो ये आपको भी समझना होगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी नेताओं की नहीं है, हमारी अपनी भी है कि हम कितने सस्ते में बिकते हैं। चलिए मिलते हैं कल मुजफ्फरपुर में। और शशि सर आप कुछ बोलिए। देखिए, मैं तो आज बहुत दिनों के बाद सर को टीवी पे देखता, सुनता और पढ़ता था, लेकिन आज सामने से मिला हूं और अद्भुत, मतलब जो बातों के पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को सुनने के बाद लगता है कि हाँ भाई, दिस इज समथिंग विच हैज टू बी स्प्रेडेड अमंग द कंट्रीमेंस। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बस इतना ही कह सकता हूँ कि बस सर सल्यूट है आपको। और मतलब सही में सर लगता है, मिलने के बाद समझ में आती है चीजें, और जब आता है तो लगता है कि हाँ, समथिंग हैज टू बी क्रिएटेड एंड इट हैज टू बी स्प्रेडेड टू द कंट्री में। लोगों को अपने बारे में जानने का पूरा हक है और उनको बताने वाला लोग भी चाहिए। देखिए, सच बोलिए और हिम्मत सच से से घबराइए मत, हिम्मत से बोलिए। ये ध्यान रखिएगा। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि जिनको मर मर के जीना है वो अच्छा है मर जाए, जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। चलिए, जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। मिलते हैं कल मुजफ्फरपुर।